am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed some of the mathematical tools which are required in order to do some numericals on the physics part. So today we are going to discuss a new chapter that is kinematics. ये kinematics क्या होता है? देखो इधर kinematics में हम क्या डिस्कशन करेंगे ना। पहले हम सोचते हैं, पहले हम मैकेनिक्स क्या है जानते हैं। क्या है मैकेनिक्स? क्या है जानते हैं? वाह, मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच होता है। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच होता है, जिस ब्रांच में मतलब जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the condition of rest and motion, condition of rest and motion of the body। कोई भी एक बॉडी का जो रेस्ट, either the body is at rest or the body is in motion, उसके बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां से उसको जो उसके अंदर जो बात आता है वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। और ये मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है स्टैटिक। मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है स्टैटिक। ये स्टैटिक में क्या होता है? बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? स्टैटिक मतलब ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है। स्टैटिक मतलब ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है जहां पे हम दिखेंगे कि बॉडी रेस्ट में हो या फिर इक्विलिब्रियम में, व्हाटएवर मे बी द नंबर ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी, बट द बॉडी इज स्टिल इन रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स उन पे जीरो होना चाहिए। जैसे कि हमने लामीज थ्योरम में पढ़ा था कि वहां पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे थे मगर नेट फोर्स वहां पे जीरो होता था। उसी तरह हमें बहुत सारे फोर्स एक्ट करेंगे मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके। अब स्टैटिक के बाद और एक आता है काइनेमेटिक्स, जो हम डिस्कशंस करेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? बॉडी तो मोशंस पे होता है मगर हमको रीजन नहीं पता है, कॉज उसके बारे में पता नहीं होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? It is the branch of physics. It is the branch of physics. It is the branch of physics that deals with the. It is the branch of physics that deals with the study of motion of the body. Motion of the body without considering the cause of motion, आया समझ में कि नहीं? It is the branch of physics that deals with the study of the motion of the body without considering the cause of motion। ये था काइनेमेटिक्स। और उसमें एक आता है और एक नेक्स्ट आता है मेरा डायनामिक्स। क्या आता है? डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स क्या होता है कि हम यहाँ पे कॉज नहीं जानते हैं। काइनेमेटिक्स टाइम इज एसेंशियल। इन काइनेमेटिक्स मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल। मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल। डायनामिक्स में क्या होता है? डायनामिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो कॉज है, इसका जो कौन से फोर्स के लिए आ रहा है, यहाँ पे फोर्स हमने काउंट करते हैं। यहाँ पे हम फोर्स काउंट नहीं करते, कितना फोर्स लगाया, क्या हुआ, यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स में काउंट नहीं करते। डायनामिक्स में हम फोर्स को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ ना? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics that deals with the study of
मोशन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखो या बॉडी लिखो, एक ही चीज है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट knowing the cause of motion, आया समझ में कि नहीं? knowing the cause of motions आया समझ में। यहाँ पे हमने फोर्स मतलब फोर्स को हम काउंट करते हैं डायनामिक्स में, फोर्स को हम कंसीडर्स करते हैं कि कहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम कैलकुलेशंस पे लेते हैं, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। काइनेमेटिक्स में हम फोर्स के बारे में डिस्कशंस नहीं करते हैं, मतलब उसके लिए कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो मोशंस के लिए हम उसको काउंट पे नहीं लेते हैं। आया समझ में? यहां तक हो गया? अरे हाँ या ना? अब डिस्कशंस करेंगे व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। स्क्रीन को पॉज करके जरा लिख लो, डिस्कशंस करते हैं। रेस्ट क्या है, मोशंस क्या है। रेस्ट क्या है ना, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। रेस्ट क्या है, बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change its position with respect to the surrounding. Body does not change its position. Body does not change its position with respect to, मतलब WRT को with respect to बोलते हैं, with respect to its surrounding। आया समझ में कि नहीं? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब ये कभी इसका पोजीशन चेंज नहीं करते। एक एग्जांपल देखो, ये बोर्ड मेरा है, ये बोर्ड तुम आज भी यहीं पे दिख रहे हो, कल भी यहीं पे दिखोगे, कल भी यहाँ पे देखे थे, 5 दिन के बाद भी यहीं पे दिखोगे। वाह, दिस बोर्ड डज नॉट चेंज इट्स पोजीशंस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब ये सराउंडिंग से मुझसे मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये बॉडी रेस्ट में है। वाह, बॉडी क्या है, रेस्ट में है। किसी की एक कंपैरिजन से, किसी की एक रेफरेंस पॉइंट से, किसी की रेस्पेक्ट से हम ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या फिर नहीं। आया समझ में? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई मुझे दिख रहा है कि मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ा हूं, तो वो भी मुझे बोलेगा भाई मैं रेस्ट में हूं। 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट में था, क्योंकि 5 मिनट के लिए तुमने मुझे दिख रहे हो कि मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट खड़ा हूं एक पोजिशन पे, मैं चेंज नहीं हो रहा हूं। सोच जरा, 5 मिनट के बाद मैंने चलना शुरू किया, मैंने ऐसे आगे आया या फिर पीछे आया, कुछ भी मैंने चेंज किया अपने पोजीशन को, तो तुम क्या बोलोगे? भाई ये मेरे हिसाब, तुम्हारे हिसाब से मैंने क्या किया है कि मैंने मेरा पोजीशन को चेंज किया है, तो दैट मीन्स आई एम इन मोशन, दैट मीन्स आई एम इन पोजीशन, आई हैव चेंज्ड माय पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू यू ऑल। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? तो मोशंस क्या होता है, मोशंस क्या होता है, बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, बॉडी changes its position, body changes its position with respect to its surrounding। आया समझ में कि नहीं? with respect to its surrounding, रेस्पेक्ट सराउंडिंग के हिसाब से मोशंस मतलब चेंज होते हैं। तो मुझे ही देख लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, तो आई हैव चेंज माई पोजिशन, मैंने मेरा पोजिशन को चेंज किया है विथ रेस्पेक्ट टू यू, हाँ कि नहीं? तो मैंने क्या बोला कि मैं जो बॉडी हूं मैं मोशंस पे हूं। वाह, मगर हम ये कभी नहीं बोल सकते कि कोई भी बॉडी लो वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है या फिर एब्सोल्यूट मोशंस पे है। कोई भी बॉडी, नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट मोशन, नो बॉडी इज इन एब्सोल्यूट मोशन। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है कि एब्सोल्यूट मोशंस पे भी नहीं है, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है कि एब्सोल्यूट मोशंस पे नहीं। क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो, हमको पता है कि भाई अर्थ घूम रहा है, तो ये भी घूम रहा है। सोच जरा, किसके रेस्पेक्ट से? विथ रेस्पेक्ट टू सन, हाँ कि नहीं? आ रहे हाँ कि नहीं? तो ये भी घूम रहे, तो ये भी रेस्ट पे नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं है कि कोई भी बॉडी कंप्लीटली मोशंस पे नहीं है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। अब डिस्कशंस करते हैं,
वन डायमेंशनल मोशंस के बारे में, वन डायमेंशनल मोशंस के बारे में। वन डायमेंशनल मोशंस क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशंस क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। वन डायरेक्शन का मतलब क्या है भाई? आइदर बॉडी यहां से ऐसे राइट की तरफ चलेगा या फिर लेफ्ट की तरफ चलेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन से, आइदर राइट और लेफ्ट, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, एक ही डायमेंशन, आइदर एक्स एक्सिस में चलेगा या फिर वाई एक्सिस में चलेगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? या फिर ऐसे चलेगा, कोई भी लाइन ले जाओ, एक ही लीनियर मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशंस को हम बोल सकते हैं लीनियर मोशंस। ये उसका डायरेक्शन सिर्फ आगे या पीछे होगा। बॉडी इज मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन or along a straight line, और एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। ये नहीं कि ये उधर ऊपर नीचे होके ऐसे ऐसे भी होगा, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। इधर ये चलेगा, यहां से ये चला तो ये वन डायमेंशनल नहीं है। आया समझ में? सिर्फ ये वाला वन डायमेंशनल, ये ऐसे ही एक कुछ आएगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? एक ही डायमेंशन, आइदर एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में, मोशन एक ही एक्सिस के अंदर ही होगा। आया समझ में? ओके। टू डायमेंशनल मोशन पे, टू डायमेंशनल मोशंस क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशंस क्या होता है? इन टू डायमेंशनल मोशंस द पोजीशंस ऑफ द बॉडी is represented by the two coordinate axes. Position of the body is represented by the two coordinate represented by the two coordinate axes with respect to time। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। हमने बोला कि टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है द बॉडी इज सेड टू बी इन टू डायमेंशनल मोशन इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए हिसाब से हमको ये चेंज कर सकता हूँ। आया समझ में कि नहीं? ये था मेरा, मान के चलो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। बॉडी का मोशन इस तरह का है, यहाँ पे होगा x1 y1, यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। मान के चलो ये मेरा x है, ये मेरा z एक्सिस है, कोई पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया x1 z1। आया समझ में कि नहीं? ये भी हो सकता है, या फिर yz भी ऐसे हो सकते। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से हमने अगर पोजीशंस को रिप्रेजेंट किया, कोई भी बॉडी का 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट किया, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज इन टू डायमेंशनल मोशन। वाह, आया समझ में? दो एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर एक्स एंड जेड, या फिर ऐसे भी हो सकता है वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई बॉडी y1 z1। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? नहीं, इसमें कोई दिक्कत आ रहा है? वाह। अब आएगा हमारा 3 डायमेंशनल मोशंस। 3 डायमेंशनल मोशंस के लिए देखो, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 डायमेंशनल मोशंस। फ्री डायमेंशनल मोशंस पे ध्यान से सुनना। 3 डायमेंशनल मोशन पे बॉडी का जो पोजीशंस होता है, वो 3D एक्सिस में रिप्रेजेंट होता है। पोजीशंस ऑफ द बॉडी is represented by 3 coordinate axes with respect to time। मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से हम टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशंस ऑफ द बॉडी को। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 एक्सिस होगा, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा ये x1 y1
और Z1 के बीच में आएगा। आया समझ में? ये X से इतना दूरी पे है, Y से इतना दूरी पे है, Z से ये वाला इस तरह का कोई एंगल बना के आएगा। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? या फिर तुम इस तरह भी कर सकते हो, वहां इस तरह कुछ होगा, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में ये डिस्टेंस आएगा। आया समझ में? तो 3 डायमेंशनल मोशन समझ में आ गया। ओके, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशंस करते हैं। क्या डिस्कशंस करेंगे? डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। कोई भी रास्ता तुम चुन लो, कोई भी रास्ता तुम पास करो, ओनली हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। मतलब पाथ क्या कवर दे, पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, path covered by the body is known as distance. Path covered by the body is known as distance. आया समझ में कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ भाई, यहां से देख, अगर ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा एक पॉइंट B है, ये मेरा एक पॉइंट A है, ये मेरा एक पॉइंट B है, A से मैंने B तक गया, यहां से A से मैंने गया, भाई ये भी एक डिस्टेंस होगा, ये भी एक डिस्टेंस होगा। यहां से मुझे स्ट्रेट भी चला, ये भी एक डिस्टेंस होगा। मेरा मर्जी हुआ कि मैं ऐसे 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 कोई भी रास्ता देके यहाँ तक आ गया, तो भाई ये भी एक क्या होगा? पाथ होगा। ये सारी चीज मेरा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कोई भी तुम पाथ कवर अप कर लो, मेरा डिस्टेंस ये ही होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट हम इसको मीटर पे मेजर करते हैं, सीजीएस में हम इसको सेंटीमीटर पे मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम में हम मीटर पे मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम इसको सेंटीमीटर पे मेजर करते हैं। डिस्टेंस का डायमेंशन को हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आज स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसका कोई डायरेक्शंस नहीं होता। आया समझ? इसका कोई डायरेक्शंस नहीं होता। Its value cannot be positive. Its value cannot be negative. Sorry, its value cannot be negative. Cannot be negative. इसका वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता। If the body is at rest, if the body मेरा रेस्ट में होगा, then distance is 0. Distance covered by the body is 0. डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ जाए? अगर रेस्ट में होगा तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई ये गलती सिर्फ आर होते हुए जाएगा। मैंने मान के चलो कि मैंने ए से बी तक गया 7 मीटर, बी से सी तक गया 3 मीटर, सी से यहां तक आया, डी से 2 मीटर आया, डी से फिर यहां तक आया के पॉइंट को 10 मीटर, फिर से के से ए तक आया मैंने 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना मैंने ट्रैवल किया? भाई सबको ऐड कर लो, 7 + 3 + 2 + 10 + 5। आया समझ में? टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा? 7 + 3 + 2 + 10 + 5। आया समझ में कि नहीं? 27 मीटर ही आएगा। आया समझ में? सबको ऐड कर लो। यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए कि भाई ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जितना भी ये घूमेगा तो मैं सबका डिस्टेंस को, सबका पाथ कवर को मैं ऐड करते हुए चलूंगा। आया समझ में? अरे हाँ, ना? तो डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? कि डिस्प्लेसमेंट बोलता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 point, डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 point is known as डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में कि नहीं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 point is known as डिस्प्लेसमेंट।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time in a fixed direction, in a fixed direction। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी हमने पोजीशन चेंज किया, मतलब यहां से मैंने यहां तक गया, ध्यान से सुनना, मैंने ध्यान से सुनना, ए से बी तक गया, अगेन बी से सी तक गया, पूरा राइट एंगल टर्न किया है मैंने, यहां से 3 और यहां से 4 मीटर मूव किया, आया समझ में कि नहीं। तो वो पूछेगा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, भाई डिस्टेंस मेरा होगा 3 + 4 = 7 मीटर, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, मगर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा ना, 3 से 4, ए से सी, ए इनिशियल पॉइंट है, सी मेरा फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, सी मेरा फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट क्या लिखा है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस निकालो, आया समझ में कि नहीं। ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट = 5 मीटर। अरे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 4 हुआ तो ये 5 होगा। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 होगा, क्यों, क्योंकि हमको दिया गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने लिखा 2 पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंड फाइनल पॉइंट, आया समझ में कि नहीं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत हो रही है, आया समझ में, अच्छा ठीक है। अब मैं और एक चीज में मैं बोल सकता हूं, ये एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लिखो, दूसरा एग्जांपल लिखो, मैंने ए से बी तक गया 5 मीटर, बी से फिर रिटर्न आया सी तक, मतलब ए से गया था ए से बी तक, बी से सी तक मैंने रिटर्न आया 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हुआ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका मतलब ए से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, भाई 5 मीटर मैंने कवर किया, 3 मीटर मैंने वापस आया, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा भाई, 5 + 3 = क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। चाहे तुम आगे चलो या फिर पीछे चलो, डिस्टेंस 8 होगा, और डिस्प्लेसमेंट आगे जाते हो तो पॉजिटिव, पीछे आते हो तो मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन से हम पोजीशन सीखेंगे। तो मैंने आगे चल रहा था और मैंने फिर से पीछे आया, तो आगे से कितना दूर मैंने गया, मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, राइट के तरफ, तो ऐसे चल रहा था मेरा, ये है फाइनल पॉइंट, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन से, ओरिजिनल पॉइंट से कितने दूरी पे है, यही मुझे निकालना है। आया समझ में कि नहीं, कैसे निकालना पता चल गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, हुआ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका कुछ डायरेक्शंस आएगा, इसका कुछ क्या आएगा, डायरेक्शंस आएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड डायरेक्शंस पे, फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब देखो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिखा हूं फिक्स्ड डायरेक्शन के हिसाब से होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हुआ। अच्छा, तो एसआई यूनिट्स इसका क्या होता है, मीटर, सीजीए सिस्टम क्या होता है, सेंटीमीटर, एंड इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट्स वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। भाई ये एग्जांपल देखो, यहां से तुमने यहां तक आया 5 मीटर, फिर बी से ए तक रिटर्न कर दिया, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। इफ इनिशियल पॉइंट, ध्यान से दिखना, इफ इनिशियल पॉइंट coincides with final point, initial point coincides with the final point, then displacement is zero, आया समझ में नहीं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये बी से यहां तक क्रॉस करके चला, या बी से यहां तक क्रॉस करके चला जाएगा, अच्छा ये ए से बी था, यहां तक मैंने गया था 5 मीटर, फिर यहां तक आ गया मेरा 5 मीटर, आया समझ में, तो यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहां पे ए से बी में गया था 5 मीटर, बी से वापस आया
तो यहां से सी तक आया, बी से सी तक डिस्टेंस है 8 मीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। तो ए से सी क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 - 8 इक्वल टू -3 मीटर। 5 - 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। इनिशियल मेरा डायरेक्शन कैसे था, इनिशियल डायरेक्शन मेरा ये था टुवर्ड्स राइट। ओरिजिनल पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट से मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। ओरिजिनल पॉइंट से क्या हो गया मेरा डायरेक्शन, फाइनल पॉइंट से ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। तो 5 - 8 दैट इज इक्वल टू -3 मीटर। आया समझ में, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। हाँ हो गया समझ में, अरे हाँ या ना। तो ये था टोटल का कहानी डिस्प्लेसमेंट का। अगर अच्छा और एक चीज मैं तुमको दिखा रहा हूं, एक सर्कुलर पाथ में अगर मान के चलो कि पॉइंट मेरा ए है, इसमें ध्यान से सुनना, इसने कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशंस सर्कुलर पाथ में मैंने किया। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में मेरा डिस्टेंस कवर होगा 2 पाई आर। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कवर होगा 2 पाई आर, मतलब उसका पेरिफेरी को ये कवर करेगा। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है ये, यही भी मेरा फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ओके। अब ये जो है हाफ सर्कुलर पाथ है, ये क्या है भाई, सेमी सर्कल है। ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में ध्यान से सुनना, सेमी सर्कल में मेरा डिस्टेंस हो जाएगा पायर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पायर। सेमी सर्कल है। मान के चलो कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ए मेरा इनिशियल पॉइंट, बी मेरा फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा ए से निकल के बी तक आ रहा है। तो मेरा यही जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी, यही मेरा मुझे क्या देगा कि डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये से यहां से डिस्टेंस कोई मान लो कि रेडियस आर है, तो इसका क्या हो जाएगा, r प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, अरे आया ना। उस तरह एक क्वार्टर सर्कल के लिए, क्वार्टर पार्ट के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ r ही हो जाएगा। क्वार्टर पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, πr/2। आया समझ में, अरे हाँ या ना इसमें कोई डाउट है। स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, हुआ ओके। तो ये था आज के क्लास के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में लिखो। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशंस के साथ। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।